एक इंडियन कंपनी जिसके एम्बेसडर ह्यूज जैकमैन हुआ करते थे, एक स्टार्टअप जिसमें अलीबाबा और सॉफ्ट बैंक तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए थे, एक ऐसा मोबाइल ब्रांड जिसे लोग सिर्फ इसलिए खरीद लिया करते थे क्योंकि वो इंडियन है। ये कहानी है माइक्रोमैक्स के इंडिया के सबसे बड़े मोबाइल ब्रांड बनने की और उसके बाद हमेशा के लिए गिर जाने की। ये कहानी है माइक्रोमैक्स के राइज एंड फॉल की। आज जानेंगे कि कैसे माइक्रोमैक्स ने अपनी लो कॉस्ट से इंडियन मार्केट को अक्वायर किया और कैसे इसी लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी ने एक ब्रांड को पूरी तरह से खत्म कर दिया और कैसे माइक्रोमैक्स की हार ने हरा दिया इंडिया को चाइना के सामने। राइज एंड फॉल की इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 से। एक कंपनी बनाई गई माइक्रोमैक्स, जिसका मेन पर्पस था कि ये दूसरे मोबाइल ब्रांड्स को उनके मोबाइल को असेंबल करने में हेल्प करेगी। इस स्टार्टअप को शुरू होने की देर ही थी कि अलग अलग ब्रांड्स द्वारा ये काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन ऑडियंस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टेक फ्रेंडली मानी जाती है और अगर यहाँ कोई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है तो इंडिया में उस प्रोडक्ट का चलना तय है। इंडिया में मोबाइल इंडस्ट्री फूड और क्लॉथिंग के बराबर का ही दमखम रखती है और इंडिया में लोग गैजेट फ्रेंडली होने के कारण ऑन एन एवरेज साल के 20,000 रुपए से ज्यादा अपने मोबाइल फोन पर खर्च कर देते हैं और कई बार ये उनके पूरे साल के कपड़े और सेल्फ केयर पर किए जाने वाले खर्चे से ज्यादा होता है। और ये आंकड़ा तो मैं सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास का बता रहा हूँ। मौजूदा समय में इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में मोबाइल फोन की बात करें तो साल 2023 में ये वैल्यूएशन तकरीबन 42 करोड़ रुपए की है और इसे लीड कर रहा है रेडमी। आंकड़ों के अनुसार 20 से 25% एमआई का है, जिसके बाद आता है 20% सैमसंग का शेयर और उसके बाद आता है ओप्पो, वीवो और रियलमी का शेयर। इस आंकड़े को अगर कंपाइल करके देखा जाए तो चाइनीज कंपनियों का दबदबा इंडियन मार्केट में साफ तौर पे नजर आता है और वहीं इंडियन ब्रांड्स जैसे कि लावा वापसी करने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन ये हाल हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब इंडियन ब्रांड्स ही इंडियन मार्केट में रूल कर रहे थे। लौटते हैं माइक्रोमैक्स की कहानी की तरफ। साल 2000 और राहुल शर्मा ने गुड़गांव में एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका काम है अलग अलग कंपनियों के लिए हार्डवेयर को तैयार करना। अब उस समय इंडियन मार्केट पर सैमसंग और नोकिया रूल कर रहे थे और आईफोन ने लोगों की जेबों में अपनी जगह को बनाना शुरू कर दिया था। माइक्रोमैक्स नाम के इस स्टार्टअप ने नोकिया और सैमसंग के लिए काम करते समय देखा कि ये सारी की सारी कंपनियां एक ही तरीके से लोगों को कॉस्ट के नाम पर बेवकूफ बना रही, क्योंकि जिन देशों में पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर उनसे सामान को खरीदा जाए तो आसानी से कई गुना सस्ते दामों में लोगों को एक बेहतर प्रोडक्ट दिया जा सकता है। यानी कुल मिला के यहाँ पे फोकस किया गया कॉस्ट पे। हालांकि माइक्रोमैक्स को ये पता था कि अगर उन्हें ऐसा करना है तो उन्हें अपने आप को एक इंडियन ब्रांड के तौर पर पहले रीब्रांड करना हो, क्योंकि उस समय लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि अगर आप उन्हें सस्ते से सस्ता चाइनीज फोन दे भी दे तब भी वो उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते थे। चाइनीज फोन की खराब रेपुटेशन का आलम ये था कि उनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें खरीदना एक जुए के जैसा है, क्योंकि हो सकता है कि चाइनीज फोन चले तो चांद तक, नहीं चले तो रात। बाय द वे, आज के टाइम पर लगभग हर दूसरे इंडियन हाथ में चाइनीज फोन ही है और 10 में से 9 लोगों के पास में ऐसे फोन हैं जो कि चाइना से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। माइक्रोमैक्स को लोगों की मेंटालिटी के बारे में तो बहुत अच्छे से पता चल गया था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर वो अपनी रीब्रांडिंग करें तो बड़ी ही आसानी से लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हुई और माइक्रोमैक्स ने एक से बढ़कर एक फोन सस्ते से सस्ते दामों में देना शुरू कर दी। अब अगर आपकी उम्र 20 के ऊपर है तब आपने उस दौर को जरूर देखा होगा जब हर दूसरे इंसान के हाथ में माइक्रोमैक्स फोन हुआ करता था। 2008 में जब माइक्रोमैक्स ने अपने फोन सेल करने शुरू किए तब उनके दाम और उनके फीचर देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो गए थे और किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये वाकई में कोई इंडियन फोन है। शानदार कैमरा, बिल्ड क्वालिटी, ऊपर से टच स्क्रीन, वो भी केवल कुछ ही हजार रुपए में। बहुत महंगा नहीं हुआ करता था और लो कॉस्ट माइक्रोमैक्स की यूएसपी बन गई, क्योंकि शुरू से ही उनका फोकस था लो कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट निकाल दे। माइक्रोमैक्स ने सिर्फ 2 साल के अंदर ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। लोगों को बहुत पसंद आने लगा। अब ये वो समय था जब इंडिया में कीपैड फोन से लोग टच फोन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और इसी शिफ्ट के दौरान यूजर्स का एक बड़ा परसेंटेज ऐसा भी था जिनका पहला टच फोन माइक्रोमैक्स का ही था। इस दौरान माइक्रोमैक्स ने कई सीरीज निकाली जो अलग अलग समय पर हिट हुई। लोअर मिडिल क्लास ने ए सीरीज को हाथों हाथ लिया और उस सीरीज का लगभग हर फोन हिट हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया। अब अगर आप ए सीरीज से थोड़ा बेहतर चाहते हैं तो आप यू सीरीज में जा सकते हैं, जहां आपके पास यूफोरिया, यूरेका और यूनिकॉर्न जैसे फोन हैं, जो कि चलाते समय आपको काफी लग्जूरियस महसूस कराते हैं। फीचर्स भर भर के हैं, लेकिन उनके दाम 10,000 के अंदर ही। अब 2008 में शुरू हुई ये जर्नी साल 2014 तक अपने पीक पर पहुंच चुकी थी और माइक्रोमैक्स की पूरी टीम को सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किया जाता था। हालांकि उसका एक कारण ये था कि जनता के प्रति उनका
का इंटरैक्शन काफी अच्छा था। इंडियन यूजर्स ऐसे हैं कि अगर किसी ब्रांड के साथ उनका दिल जुड़ जाता है तब वो उस ब्रांड को अपने ब्रांड की तरह ट्रीट करते। उनको लगता है कि ये तो हमारे घर की चीज है। जनता के साथ इंटरैक्शन का ऐसा ही एग्जांपल है जब माइक्रोमैक्स के फाउंडर एक इवेंट में थे और वहां एक रूरल इलाके के व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उनके गांव में बिजली की अक्सर बहुत समस्या रहती है और इस समस्या के कारण उन्हें अपने फोन को ट्रक की बैटरी से चार्ज करना पड़ता है। इस पर माइक्रोमैक्स के फाउंडर ने उन्हें वादा किया कि वो उनके लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे और बस अगले ही कुछ महीनों में उन्होंने लॉन्च किया माइक्रोमैक्स कैन वॉश, जिसकी बैटरी 1 महीने से ज्यादा चल सकती थी और उनके इसी दावे पर कैनवास उस समय सबसे ज्यादा बिकने वाले फोनों में से एक बन गया। माइक्रोमैक्स को मिलने वाले इस लगातार अफेक्शन के आधार पर अब कंपनी को लगने लगा था कि उन्हें दूसरे अप्लायंसेस की तरफ जाना चाहिए, यानी कि ब्रांड को बड़ा करना चाहिए, नए सेगमेंट में एक्सप्लोर करना चाहिए। और उन्होंने फिर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टेलीविजन में अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए और ये साल था 2014। इस साल कंपनी की वैल्यू हो गई थी 21,000 करोड़ रुपए। आज के समय में इंडिया के कई बड़े बड़े स्टार्टअप इस नंबर को छूने का सपना देख रहे हैं और ये इन्होंने कर दिखाया था 2014 में। अब यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि आने वाले 3 सालों में माइक्रोमैक्स इसको डबल कर लेगा, लेकिन माइक्रोमैक्स ऐसा कर नहीं पाया और 20% से ज्यादा मार्केट की हिस्सेदारी रखने वाला ये ब्रांड आज 0.1% पे आ गया। इसका कारण था 2014 में हुआ राजनीतिक बदलाव, जिसने लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया, यहाँ तक कि मोबाइल इंडस्ट्री को भी। नई गवर्नमेंट ने अपने पहले ही साल में मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी, जिसका मतलब साफ तौर पे था कि इंडिया में आइए और इंडिया में ही बनाइए। चाइनीज कंपनियों के लिए समस्या ये थी कि वो इंडियन ब्रांड से अच्छे होने के बावजूद कोरियन ब्रांड से इस लड़ाई को हार जा रहे थे। कारण था कंज्यूमर को सर्विस ना दे पाना। हम जब भी किसी इनिशिएटिव को देखते हैं तो हमारा नजरिया बहुत अलग होता है, हमें सिर्फ एक ही साइड की स्टोरी नजर आती है, वहीं बैकड्रॉप में काफी कुछ चल रहा होता है और यहाँ पे भी यही हुआ। टैक्स में बदलाव से लेकर परमिशन तक मेक इन इंडिया ने कई सारे फैक्टर्स में बदलाव किए और जिसका सीधा असर पड़ा माइक्रोमैक्स के बिजनेस पर। माइक्रोमैक्स के सामने 2 चुनौतियां थी। पहली ये कि उन्हें अपने पूरे बिजनेस को इंडिया में शिफ्ट करना था ताकि वो अपने इतने बड़े यूजर बेस को लगातार सेवाएं देते हुए रिटेन कर पाएं। दूसरी ये कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बाद अब अलग अलग देशों की कई कंपनियां भारत आने वाली थी और अब माइक्रोमैक्स को उन्हीं विदेशी कंपनियों से अपने घर यानी कि इंडिया में लोहा लेना था। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो आपको एक लाइन याद होगी जो कि जजेस हमेशा कहते रहते हैं कि आप प्राइस पर नहीं खेल सकते हैं। अगर आप किसी 8 रुपए की चीज को 10 रुपए में दे रहे हैं तो आपका बिजनेस सिर्फ तभी तक चल सकता है जब तक कि कोई उस चीज को 9 रुपए में देने ना लग जाए। अगर आपकी यूएसपी सिर्फ कीमत है, क्वालिटी नहीं, तो आप जल्द ही रेस से बाहर होने वाले हैं। और साल 2015 में माइक्रोमैक्स के साथ ये होना शुरू हो गया। अलग अलग देशों की कंपनियों ने भारत के यूजर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा काम चाइना बेस्ड कंपनियों द्वारा किया गया और इंडिया में एक तरह से मोबाइल रेवोल्यूशन आ गया। जहां एक तरफ 10,000 में माइक्रोमैक्स फिंगरप्रिंट जैसे फीचर नहीं दे पा रहा था, वहीं Xiaomi ने 5-5 हजार के अपने सेट में फिंगरप्रिंट से लेकर कैमरा, बैटरी और कई सारे फीचर्स भर भर के देना शुरू कर दी। इंडियन कस्टमर्स लुक्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हैं और ये चॉइस सिर्फ इंडियन कस्टमर की ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में लुक्स, कलर्स और एस्थेटिक्स लोगों की प्रायोरिटी पर रहते हैं। शुरुआत में बोरिंग लुक्स के फोन बनाने वाले एप्पल ने भी इस बात को स्वीकार लिया कि लुक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइक्रोमैक्स वो इस फील्ड में पीछे रह गया, यानी कि डिजाइनिंग में वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। आखिर में दोस्तों माइक्रोमैक्स के पास कोई चारा नहीं रह गया और एक समय पर दुनिया के टॉप 10 मोबाइल ब्रांड्स में अपना नाम बना चुका ब्रांड अब बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें इंडियन यूजर्स की भले ही जीत हुई हो, लेकिन एक इकोनॉमी के तौर पर हमारी हार हुई। हालांकि समस्या की जड़ माइक्रोमैक्स के मॉडल में ही, बाहर से पार्ट्स को लेना और उन्हें वहीं पे असेंबल करके मेड इन इंडिया का टैग लगा देना, एक तरह से ये अपने देश के साथ धोखा ही तो हुआ। शुरुआत में मार्केट कैप्चर करने के लिए भले ही ऐसा करना पड़ गया हो, लेकिन बाद में आगे चलकर विजन को ठीक किया जा सकता था। लेकिन माइक्रोमैक्स के विजन में हमेशा से ही समस्या थी और विजन इनका था लो कॉस्ट वाला, और यही कारण था कि अलीबाबा और सॉफ्टबैंक ने इन्वेस्टमेंट का मन बनाने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट को अंजाम नहीं दी। तो दोस्तों ये थी माइक्रोमैक्स के राइज एंड फॉल की कहानी। वैसे आपने माइक्रोमैक्स का कौन सा फोन यूज किया है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आपको पता होगा कि इंडिया में कुछ सेलिब्रेटेड स्टार्टअप माइक्रोमैक्स मॉडल पर ही चल रहे हैं, क्या आप उनके नाम जानते हैं? तो उनका नाम भी कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।